नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो चल रहा है, हमारी जो टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है, उसका ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल नॉलेज बेसिस पर जाकर इन तीनों पार्ट्स को देख सकते हो। गाइस, ये जितनी भी टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले गाइस हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की टॉप 25 क्वेश्चन की ये हमारी सीरीज चल रही है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? कौन सी कला है जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ऐसी कला होती है गाइस एमनियोन। कौन सी होती है? एमनियोन ऐसी कला होती है जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? यानी जो जिप्सी निवासी थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो जो जिप्सी लोगों का मूल स्थान था वो अपने देश भारत के ही ये लोग निवासी थे। अपने देश भारत में ही ये लोग जो है रहते हैं, जिप्सी लोग। जैसे अलग अलग निम्न जनजातियां होती हैं, तो ऐसे ही एक ये भी जाति है जिप्सी। तो ये कहाँ निवास करते हैं? ये अपने देश भारत की ही एक जनजाति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? जो दूरदर्शन प्रसारण होता है उसमें श्रव्य यानी सुनने वाले संकेतों का प्रेषण करने के लिए जो तकनीक प्रयुक्त होती है वो होती है आवृत्ति मॉड्यूलन। कौन सी होती है? आवृत्ति मॉड्यूलन के द्वारा ही श्रव्य तरंगों का प्रेषण जो है वो किया जाता है, श्रव्य संकेतों का प्रेषण किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्यम ऊंचाई वाला है? इसमें पूछा है गाइस महाद्वीप। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो ऐसा महाद्वीप है गाइस एशिया महाद्वीप। संबंधित एशिया महाद्वीप जो है वो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। गाइस, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 महाद्वीप हैं, उनमें अपना जो एशिया महाद्वीप है, हम अपना जो भारत देश है वो किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से जाना गया है? अशोक को अपने जो शिलालेख हैं उनमें जाना गया है प्रियदर्शी के नाम से। प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना गया है अपने शिलालेखों में। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस, ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि अशोक को अपने शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? तो राज्यसभा में ऐसे क्षेत्र जो संघ राज्य हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे कितने क्षेत्रों को राज्यसभा में स्थान प्राप्त है? तो ऐसे क्षेत्र हैं गाइस 2। कौन कौन से? दिल्ली व पुदुचेरी। दिल्ली व पुदुचेरी को ही राज्यसभा में स्थान प्राप्त है। गाइस, जब प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, तो उनमें ये दोनों प्रदेश जो है वो भाग लेते हैं। बाद बाकी जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। इसलिए ये जो दिल्ली और पुदुचेरी जो हैं इनको राज्यसभा में स्थान मिला हुआ है, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं? तो वो केवल 2 ही हैं, दिल्ली व पुदुचेरी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन मान से, केल्विन मान से जो अपना मानक तापमान है वो 310 होता है। कितना होता है?
केल्विन मान से मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो न्यूटन से पहले ही जो बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं वो आर्यभट्ट के द्वारा बता दिया गया था। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि सभी वस्तुएं जो होती हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नेत्र तंतु जो होता है वो पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन पर कार्य करता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है गाइस, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन पर कार्य करता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक की बात चल रही है गाइस इसमें। तो मिश्रित उर्वरक की बात करें तो एनपीके जो होता है वो मिश्रित उर्वरक है। कौन सा? एनपीके जो है वो एक मिश्रित उर्वरक है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कहां? जब मंत्रिपरिषद कहां अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर जो है इस्तीफा देती है? तो मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को जो है अब इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार जो है वो गिर जाती है और उसके बाद दोबारा नए चुनाव कराए जाते हैं। उसके बाद नई सरकार जो है वो चुनी जाती है। तो इस प्रकार गाइस इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे या आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, आप व्हाट्सअप से जुड़े हो, फेसबुक से जुड़े हो या किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो, प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे हमारी भी मदद हो सके और आपकी भी मदद हो सके। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो मधुमक्खियों की जो भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो केवी फ्रिस्क को दिया गया था। किसको? केवी फ्रिस्क को मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह ये जो बनती है या बुलेट प्रूफ कोई भी पदार्थ बनता है तो उसके लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होता है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट ही फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होता है। जो आपकी जो इमेज वगैरह बनी रहती हैं उनमें जो कलर वगैरह मिली रहती हैं वो किसके कारण मिले होते हैं? सोडियम थायोसल्फेट के कारण वो स्थायी बनी रहते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? दिखाए थे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस। आयोडीन जो होती है वो थायरोक्सिन में होती है। हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना हुई थी वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। किसके विरोध में हुई थी? नेहरू की जो रिपोर्ट आई थी उसके विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। नेहरू जी जो थे वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस।
तो जो उच्च न्यायालय होते हैं यानी जो हाई कोर्ट होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेता है। यानी वो तीनों से ही परामर्श लेता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से व संबंधित राज्य के राज्यपाल तीनों से ही परामर्श मांग सकता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। इस वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या जो भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हो, प्लीज़ आप उसमें शेयर जरूर कीजिएगा। गाइज हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक शेयर जरूर मांगते हैं कि आप जब भी वीडियो देखो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली है? जो चोल काल की निर्मित जो नटराज भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उनमें उनके कितने हाथ हैं? तो वो जो प्रतिमाएं हैं उनमें उनके 4 हाथ हैं, चतुर्भुज आकृति है। कैसी है? चतुर्भुज जो है आकृति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की बात करें तो तिलक, गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। यह बात तो गाइस बिल्कुल सत्य है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया। नहीं गाइस, ये असत्य है बात। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपना होम रूल लीग प्रारंभ किया था, ये बात भी गलत है। होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल थे, ये भी गलत है। तो इसका मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी इसका जो आंसर हो जाएगा। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव होम रूल लीग का गठन किया था, ये बात तो गलत है। तो गाइस ये हमारे जो है वो तीनों क्वेश्चन जो गलत हैं, तो इसका मतलब इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद बनी थी उसके उप सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे देश के राष्ट्रपति बनी थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। येलो केक क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैंने अभी उसी एग्जाम से उठाया है। तो येलो केक जो होता है वो गाइस यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो जो दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी उसका संबंध चुनावों से रिलेटेड था। जो चुनावों से रिलेटेड एक समिति बनी थी दिनेश गोस्वामी समिति। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा गाइस डी सही हो जाएगा। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट फिर से करेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो गाइस ऐसी नदी है कावेरी नदी, जो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे? अहरार आंदोलन से, तो अहरार आंदोलन से गाइस मौलाना मोहम्मद अली भी जुड़े थे, हसन हमाम भी जुड़े थे, मजहर उल हक भी जुड़े थे और हकीम अजमल खान भी जुड़े थे। इसका मतलब है कि जो अहरार आंदोलन हुआ था उससे ये चारों लोग जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा कि मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक और हकीम अजमल खान, ये चारों ही जो है
एहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइज यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम जो है इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करेंगे, इससे आपको पढ़ने में और भी आसानी होगी। लेकिन यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट करके जरूर बताना होगा कि हाँ इसकी पीडीएफ डाल दी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होता है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटा दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया भी जाएगा। ब्याज की दर यदि घटेगी तो निवेश व्यय बढ़ेगा, निवेश व्यय बढ़ने पर ही ब्याज की दर जो है वो घटती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से या किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद गाइस।